शमशाद खादरिया साहब, एज ए न्यूज़ में स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक ऐसे मौजू पे आपसे बातचीत की जा रही है और ख़ास तौर से आपने देखा हो कि हर इतवार के दिन शुजात अली सूफ़ी, डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब ने भी अपने क़लम को जुंबिश देते हुए सवालात किए थे और इतवार के मुंसिफ अखबार में जो है ना यकसा सिविल कोड के ताल्लुक़ से आपसे सवाल ये है कि क्या यकसा सिविल कोड निखालिस मुसलमानों का मसला है या दीगर तबक़ात का भी है आपकी नज़र? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहले तो मैं ASJ न्यूज़ का बेहद ममनून हूँ कि हमेशा आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि नाचीज़ समाजी जहदकार है और हम चाहते ये हैं कि आवाम में शऊर बेदार पैदा हो, शऊर बेदारी पैदा हो और आवाम को इस बात की समझ बूझ होना चाहिए कि आज जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल जिस तरीके से यकसा सिविल कोड के ऊपर जिस तरीके से नई शोबेबाजी शुरू की गई है, अब इसके ऊपर आपको हमको गौर व खौस करते हुए इस बात का हमको फैसला लेना है कि हमको सूझबूझ के ज़रिए से जो सवालात यकसा सिविल बोर्ड के उनकी जानिब से आएंगे लॉ कमीशन की जानिब से उनको जवाब देना है। मगर जिस तरीके से आपने जो सवाल किया है कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का है, तो मैं ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा जावेद साहब, क्योंकि हिंदुस्तान में कई तबक़ात रहते हैं और हर एक के अपने अपने उनके लॉ है, उनके अपने मुस्लिम जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू कानून का लॉ है। जैसा कि जिस तरीके से जो है मैरिज हिंदू समाज के लिए मैरिज एक्ट 1953 में 1955 में बनाया गया, उसी तरीके से जो है मुसलमानों के लिए 1939 में पार्लियामेंट में जो एक्ट बनाया गया उसके ज़रिए से जो है एक मुस्लिम खातून जो है अपने शौहर को तलाक दे सकती है, इसी तरीके से खुला ले सकती है। तो इसी तरीके से दूसरे तबक़ात का भी अपने अपने लॉ है, अपने अपने कानून है, अपने अपने तर्ज़ ज़िंदगी उनको गुजारने का जो उनको हक़ दिया गया है। और ख़ुसूसी तौर पे जावेद साहब मैं ये बात कहना चाहूँगा कि तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से, मिल्लत इस्लामिया से और तमाम मिल्लत इस्लामिया के जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं या मुफ़क्किर इस्लाम हैं, अब हमको इस सूझबूझ का हमको मुज़ाहरा करना है कि सड़कों पे आते हुए लाक़ानूनियत का मुज़ाहरा हमको करना बिल्कुल इस वास्ते भी नहीं है कि ये जो सियासी शोबेबाजी अब जो शुरू की गई है सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को जज्बात में ला के उनको रोडों पे लाना या किसी किस्म का एहतियाज करना। यहाँ से मैं आपको रोक रहा हूँ। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या यकसा सिविल कोड का जो मसला है क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए दीगर तबक़ात के लिए भी ये मुसीबत का या परेशानी का बायस बन सकता है? 100% बनने वाला है जनाब अली, क्योंकि अब आप एक बात को मैं अंदाज़ा लगा लीजिए, आज भी आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी दलितों को जो है मंदिरों में जो है उनको जाने के पूजा करने की इजाज़त नहीं जाती। हाल ही में एक वाक़या हुआ कि एक जो है दलित शख्स जो है घोड़े पर बारात जा रही थी, उसको जो है उन्होंने हमारे सामने तू कैसे जाता उतार दिया गया। तो ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि और तबक़ात जो हिंदुस्तान में दीगर तबक़ात जो रहते हैं उनका भी ये है। अब हमको सोच बुझ का मुज़ाहरा इस वास्ते करना, मैं आपसे ये बात कहा कि तमाम तबक़ात को साथ लेकर उनको साथ लेके ये जो यकसा सिविल कोड का जो मामला जो शुरू किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि सियासी शोबेबाजी है। इलेक्शन के सामने इसी तरीके से जिस तरीके से राम मंदिर का मामला उठाया गया, जिस तरीके से जो 3 तलाक़ का मामला, जिससे 370 का मामला उठाया गया, तो अब तीसरा मामला ये उनके जो मैनिफेस्टो में था कि यकसा सिविल कोड हम ला लेंगे। अच्छा साहब, मेरा एक सवाल ये है कि दीगर तबक़ात को भी शामिल करते हुए इसमें आप जो है जो सवालात है उसका जवाब देना चाहिए, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इस मामले के अंदर जो जहाँ तक जैसा कि मुस्लिम पर्सनल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी जो है ना आपके इस गाइडिंग किया और एक प्रेस रिलीज़ भी जो है 20 तारीख के पिछले महीने की 20 तारीख को दी थी कि वो लोग जो जल्द से जल्द सवालात का कैसा जवाब देना चाहिए गाइडेंस देंगे बोल के। मेरा सवाल ये है कि जो मुस्लिम जो पढ़ा लिखा जो तबका है, ये उनका आप बेहतरीन मौका है कि कुछ खिदमत कौम की खिदमत करने के लिए वो लोग आगे आना चाहिए कि क्योंकि ये जो मसला है सवालात का जवाब देने का आम एक जो है एक जो कम पढ़े लिखे लोग इसको वो नहीं कर सकते। तो आप क्या मशवरा देंगे उन पढ़े लिखे लोगों को कि बहुत अच्छा मौका है, इसमें खिदमत अपनी दीजिए? सबसे बेहतरीन सवाल और मैं समझता हूँ कि वक्त का सुलगता हुआ सवाल आपने किया और पढ़े लिखे लोगों के लिए। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है, वो यकीनन होना भी ये चाहिए कि ये वक्त की अहम ज़रूरत भी थी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज मुसलमानों को लीड कर रहा है और उनकी रहनुमाई की भी हमको बेहद सख्त ज़रूरत है।
उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जब तक ला कमीशन से जो आपके सवालात जवाब आएंगे उसको, और इन सवालात अच्छा, सवालात आ गए? हाँ, आने वाले आने तो अब उन सवालात का जवाब देने के लिए मैं खास तौर से जो पढ़ा लिखा तबका है, दानिशवरान मिल्लत है, जो पढ़े लिखे असाब हैं, जो अच्छी तालीम याफ्ता लोग हैं, समाज कारकुन, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, असातिज़ा, सारी चीजों इसमें जो है सिर्फ समाजी जहदकार नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, वकला, मुफक्किर इस्लाम, बड़े बड़े उलमाए दीन, असातिज़ा, और खास तौर से असातिज़ा की भी इसमें जो है बहुत अहम जो है किरदार इसमें होगा कि वो लोग आगे बढ़ते हुए, जैसे ही आपको ये पता चले कि सवालात आ गए हैं, इस तरीके से हमको जो है ला कमीशन को हम उसके जवाब देना है। तो ये मैं अब जावेद साहब एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे ख़ास तौर से उन पढ़े लिखे तबके से, खुसूसी तौर पर असातिज़ा से, जो समाजी जहदकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने ऐसे पढ़े लिखे असाब हैं, अब उनको आगे आना बेहद ज़रूरी है। वरना होगा ये कि जिस तरीके से जो है ये सियासी तौर पर जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, वो लोग परेशान ना हो। ये सिर्फ ना के मुसलमानों का ही नहीं है, तमाम तबकात का भी सबको परेशानी हो। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है, अभी फिलवक्त मौजूदा जो सूरत-ए-हाल हिंदुस्तान की अगर हमारे मुल्क की अगर देखे जाए, तो मैं आपसे सवाल ये है कि इस वक्त क्या कौम को जो इस वक्त गरीबी के से हद ये है कि 5 किलो चावल 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, 5 किलो। अब अंदाजा लगाइए कि उनकी जो माशी सूरत हाल है कैसी है, 80 करोड़ आदमी को दिया जा रहा है। तो इस वक्त रोटी, रोजगार, तालीम, सेहत की जरूरत है या यकसा सिविल कोड की जरूरत है? मैं समझता हूं कि वक्त का सबसे अहम और सुलगता सवाल आपने मुझसे किया। मैं खास तौर से तमाम अवाम उन्नास से और पढ़े लिखे तबके से, दानिशवरान मिल्लत से और तमाम जमहूरियत पसंद असाब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस जानिब उनको तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। इस वास्ते ज़रूरी है कि हमेशा कभी ना कभी जो है ऐसे हालात पैदा करते हुए हुकूमत जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के जो हथकंडे इस्तेमाल करती है, उनका मुंह तोड़ जवाब देने का ये सबसे अच्छा मौका है। जावेद साहब, एक बात कहना चाहूँगा कि मैं नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जितने भी जो है वजीर आजम हो, मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा, उनसे सवाल करना चाहूँगा आपके इस स्टेज से कि सबसे पहले तो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है, तमाम तबके को जो आप लीड करते हैं और बोलते भी सबका साथ विकास बोलते हैं, मगर विश्वास किसका लिए, किसका साथ लिए, मुझे ये समझ में नहीं है बात। मैं उनसे खास तौर से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी से इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा कि जनाब अली, आपने जो आपके मैनिफेस्टो में जो तमाम अवाम उन्नास हिंदुस्तान के रहने वालों से इस बात का आपने जो वादा किया था कि 2 करोड़ मुलाजमतें देंगे, 15 लाख का जो है अमाउंट जो है अकाउंट में डालेंगे और महंगाई बढ़ती हो महंगाई को रोकेंगे, गैस सिलेंडर को करेंगे। मेरा खास 400 जाके 1200। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस वक्त 400 जिस वक्त सिलेंडर था, उन्हीं की एक वजीर स्मृति ईरानी मैडम जो है सिलेंडर लेकर सिर पे नाच रही थी कि 400 महंगाई होगी। तो मैं अब आपके इस हिस्से से बात कहना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र मोदी से भी, वजीर आजम हिंदुस्तान है, एक बड़े जमहूरी मुल्क के वजीर आजम है, और उसी के साथ स्मृति ईरानी भी एक जमहूरी मुल्क की जो है एक वजीर रहने के बावजूद आज क्या उनको सांप सूख गया है? 400 रुपए का सिलेंडर आपकी हुकूमत में 1200 रुपए के करीब चले गया है कि आप इसका आप जानी तवज्जो देना नहीं है। तो मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी और तमाम असाब से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने के बजाय आपने जो अपने मैनिफेस्टो में जो आवाम से वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का वक्त है, ना कि यकसा सिविल कोड हो या 370 का मामला हो या फिर बनाइए, हमारे को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर साहब, ये जहाँ तक मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, शमशाद कादरी साहब, इस बात की मैं वजाहत करूंगा कि सबसे पहले राम मंदिर का वादा किया गया था मैनिफेस्टो में, लेकिन वो राम मंदिर जो है कोड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में उनकी तरफ से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय नहीं ले सकती अमली एतबार में। अब ऐसा तो बोल सकते हैं। अब दूसरा वादा करे थे तो 370 का कश्मीर से हटाए तो दहशतगर्दी रुक जाएंगी, लेकिन क्या दहशतगर्दी रुकी? नहीं रुकी। 370 हटाने के बावजूद हालात जूं के तू संगीन हालात बने हुए हैं। तीसरा, इनका मैनिफेस्टो के अंदर एक वादा था कि यकसा सिविल कोड। मेरा सवाल ये है कि 2 चीजें आपकी नजर में मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो क्या कामयाब हो गए आपकी नजर में? आपका सबसे अहम चीज है, देखिए जावेद साहब, मेरे बोलने से ज्यादा ये जो समझदार अवाम है, जो पढ़े लिखे अवाम है, उनको ये बात समझ में आ चुकी है
कि कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का जो है निर्माण करने का भारतीय फैसला जनता हुआ। पार्टी नहीं बनाई, भारतीय कोर्ट जनता बनाई। पार्टी कोर्ट की जरिए से, कोर्ट अगर नहीं देती और तो कोर्ट के फैसले को मुसलमान अक़लियत एक्सेप्ट करे, कबूल करे। क्यों करे? क्योंकि कोर्ट हमको का अदलिया पे मामला, भरोसा अदलिया। था, अदलिया पे भरोसा था, ये होना भी चाहिए। सही। आने वाले दिनों में भी अदलिया पे भरोसा आना है, और अदलिया ही जो है जमहूरियत को बचा सकती है और यहाँ के अवाम को बचा सकती है। और एक बात, 370 के बाद जो है दहशतगर्दी कम होंगी। आज अखबार देखिए, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे तक हजारों वाक़यात होते कहीं ना हैं, कहीं संगीन हालात वाक़यात होते पेश हैं, आ रहे हैं। दहशतगर्दाना हमले होते हैं, उसके बावजूद यहाँ भी वो नाकाम हो गए। अब उसके साथ और एक बात आपको सामने मैं कहना चाहूंगा कि जिस वक्त दस्तूर बनाया गया था उस वक्त अच्छा, खुले तौर पे ये बात उसमें डाल दी गई थी, मराद दी गई थी कि हिंदुस्तान में जितने तबकात रहते हैं उनको अपने अपने कानून के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, अपने लाभ पे, शरीयत के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारने का उनको मौका दिया गया, अपने अपने यकीदे के साथ देखा गया था। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एक्सा सिविल कोड का जो मामला है वो जो है बिल्कुल दस्तूर के बगैर है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, टाइट फिश हो सकता है, टाइट फिश हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं फिर एक मरतबा जाहिर साहब कि हुकूमत अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसे सियासी हथकंडे बंद करे, और आपने जो वादे किए हैं अगर आप उन वादों को पूरा करेंगे तो हम ये समझेंगे कि एक जमहूरी मुल्क के जमहूरी वजीर आजम ने हिंदुस्तान के रहने वाली आवाम के साथ सही तरीके से इंसाफ किया है। वरना ये समझा जाएगा कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है और सिर्फ जो है आवाम को धोखा देते हुए अपनी कुर्सी बचाना ये उनका अहम मकसद। सब अभी चूंकि वक्त ज़्यादा होगा, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक सवाल मैं आपसे करूंगा, ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा ही वो है, हिंदुस्तान में इस वक्त नफरत के बाजार में क्या मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है? और 2024 में क्या लोग मन बना चुके हैं कि अपोजिशन का जो भी महास होगा उसको जो है ना वोट देंगे? यकीन देखिए जावेद साहब मैं बिल्कुल आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आवाम से भी ये बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से चंद मुट्ठी भर अनासिर ने बीजेपी हुकूमत बनने के बाद से जिस तरीके से नफरत का बाजार गर्म कर चुके हैं, जिस तरीके से जो नफरत के सारी फिजाएं जो है हिंदुस्तान की फिजा में नफरत फैलाने की जो कोशिश कर रही है कुछ लोग, खुसूसी तौर पे एक नाम लेना चाहूँगा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान मोहब्बत का जो नारा दिया, मोहब्बत आपसी भाईचारे का जो नारा दिया, सारे हिंदुस्तान का दौरा करते हुए इस नफरत के माहौल में मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए जिस तरीके का इस नौजवान ने जो है काम किया है, मैं समझता हूं कि तमाम अपोजिशन जमातें ये समझ चुकी हैं और तमाम जमहूरियत पसंद आवाम भी ये समझ चुकी है कि ये नफरत के माहौल से हिंदुस्तान तरक्की करने वाला नहीं है। कोई किसी किस्म की तरक्की होने वाले नहीं है, ना आपस में लड़ाई झगड़ा करने से हिंदुस्तान की तरक्की होने वाली है। हर एक तबके को साथ लेते हुए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सबको साथ लेके सबका विकास करेंगे। 2024 में कुछ असर होगा, 2024 में यकीनन इसका असर होगा और होना भी चाहिए। और हम तमाम आवाम से भी इस बात की हम गुजारिश करते हैं कि आने वाले दिनों में, मैं यहाँ रोकता हूँ आपको, बात लंबी हो जाएगी। एक बात ये बताइए कि जैसा अपोजिशन का ये कहना है और खास तौर पे मुस्लिम माफ करना जितने भी अक़वाम है उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जो ना हराने का है तो 1 to 1 एक अपोजिशन का उम्मीदवार और एक भारतीय जनता पार्टी का, तो अगर इसमें ये अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है, ये जो इत्तेहाद जो बन रहा, तो क्या जो है ना मुमकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा इख्तियार तीसरी मर्तबा इख्तियार से महरूम रहेगी? इतना अच्छा फार्मूला 1 to 1, एक उधर एक इधर, एक जमहूरियत पसंद, एक अपोजिशन का, एक जमहूरियत पसंद कैंडिडेट मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले कैंडिडेट को अगर खड़ा करेंगे तो यकीनन आने वाला ये फार्मूला यकीनन कामयाब होगा, या इख्तिदार उन्हें हासिल नहीं करेंगे और आवाम की खिदमत करने वाली हुकूमत यकीनन कायम होगी। हम अल्लाह ताला से इस बात की हमको उम्मीद है। बहरहाल नाज़रीन, अभी बात को ख़त्म करने से पहले फिर एक मरतबा आज का जो लुबे लुबाव है मैं ये कहना चाह रहा हूँ नाज़रीन कि शमशाद कादी साहब जो सोशल एक्टिविटिस्ट है और आइमवा के कौमी सदर भी है, उनका कहना ये है कि आपके माहौल के अंदर यकसा सिविल कोड मसले पर ख़ास तौर पे तालीम याफ्ता तबका और असातिज़ा, वुकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जो तालीम याफ्ता जो तबका है वो लोग का काम ये है कि आगे आकर
वो जो है सवालात का जवाब ला कमीशन को भेजने का इंतजाम करें। ईद के बाद या ईद के आसपास या हो सकता मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से भी आपको हिदायतें जारी की जाएगी, उस पर अमल करने की बेहद ज़रूरत है। आज हम इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ बात करेंगे हम। वो मौजू ये रहेगा कि क्या तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत, बीआरएस जो अब बन चुकी है, बीआरएस हुकूमत क्या भारतीय जनता पार्टी की खुर्बत हासिल कर रही है। इस मौजू पे हम कल आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ होंगे शमशाद कादरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।